फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल जे केमिक्स में। आज करने वाले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर नंबर 9। तो आज के लेक्चर में हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे थे, पहला एसिड और दूसरा बेस। तो आज हम लोग जानेंगे एसिड और बेस क्या होता है, एसिड बेस की स्टेबिलिटी क्या होती है और इसके हम लोग क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि बेसिक वाला कंपाउंड आपका होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में 99% रिपीटेड होता है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। और जितने बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो लेक्चर्स देख के आए, उसके बाद आप आगे के लेक्चर देखिए। एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस को तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया था, अपनी अपनी थ्योरी दी थी। तो पहले उनके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले थे आर्नियस, ब्रोस्ट, लुइस। ठीक है, जो आर्नियस थे इन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी दी थी। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि कोई भी कंपाउंड होता है, अगर वो H+ देता है तो वो एसिड होता है, और अगर उसने OH- दिया तो वो बेस होगा। जैसे H2O होता है, H2O को जब आप लोग अलग अलग सेपरेट करते हो तो ये बनता है आपका H+OOH-। तो इन्होंने यही कहा था, अगर H+ वो दे रहा है तो आपको वो एसिडिक बना रहा है, और अगर वो OH- दे रहा है तो वो आपको बेसिक बना रहा है। ठीक है, जैसे आपने कोई एग्जाम्पल HCl लिया, HCl को जब आप लोग अलग अलग करोगे तो ये या तो H+ में होगा और Cl में, तो H+ देगा तो ये मोस्ट एसिडिक होता है। यही अगर आप NaOH लेते हो तो ये जब सेपरेट होता है तो Na+OOH- में होता है, और अब ये कंपाउंड को OH- दे रहा है तो ये मोस्ट बेसिक होता है। ये आर्नियस की थ्योरी थी। फिर बोनस ने अपनी थ्योरी दी। इन्होंने इसकी थ्योरी पढ़ी और थोड़ा सा कॉपी और थोड़ा सा चेंज करके एक नई थ्योरी दे दी। इन्होंने कहा अगर कंपाउंड आपको H+ दे रहा है तो वो एसिड होगा। ठीक, इतना सेम रखा, लेकिन उन्होंने डिफरेंट क्या किया, उन्होंने कह दिया अगर वो H+ ले रहा है तो वो बेस। अगर H+ देगा तो एसिड, H+ लेगा तो बेस हो गया। एग्जाम्पल NH3, H2O, H3O+। फिर आते हैं ल्यूस। इन्होंने इनके दोनों की थ्योरी पढ़ी और इन्होंने अपनी एक नई थ्योरी बनाई। इन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इन्होंने देखा कि H+O- की बात हो रही है जो कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है तो वो एसिड है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो वो बेस है। एग्जाम्पल NH3, H2O, ZnCl2। ZnCl2 जो ये एसिड और बेस की कुछ तीन अलग अलग साइंटिस्ट की अपनी अपनी थ्योरी थी। पहला आर्नियस, H+ दोगे तो एसिड, OH- दोगे तो बेस। ब्रोस्ट, H+ दोगे एसिड, H+ लोगे बेस। लुइस, इलेक्ट्रॉन पेयर लोगे एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर दोगे तो बेस। अब फटाफट हेडिंग डालिए, एसिडिक स्टंट। और ये सब चीज़ें जब आप आओगे डिटेल में, बहुत से बच्चों ने क्लास 9th में या 10th में पढ़ा होगा, एसिड और बेस का एक चैप्टर होता है पूरा, तो वहाँ पे बच्चों ने पढ़ा होगा। और बाकी आप जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसको पूरा अच्छे से आपको इनके क्वेश्चंस वगैरह सब पढ़ाए जाएंगे। अब आती है एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ क्या होती है, तो जैसे आपने कोई यहाँ पे एक कंपाउंड लिया H और A, ठीक, ये जब आपका ब्रेक होगा तो ये H+ और A- में ब्रेक होगा, और कोई कंपाउंड यहाँ पे B- ऑलरेडी बैठा है, ये एसिड है, ये बेस है, और ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो H जो प्लस है ये इससे बॉन्ड तोड़ता है तो इसके पास जाके लग जाता है, और H भी बॉन्ड बनाता है, प्लस ये A- बॉन्ड निकलता है। तो ये जो कंपाउंड बना है ये Ca है, और ये जो बना है ये Cb है। ये कंजुगेटेड एसिड है, ये कंजुगेटेड बेस होते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस। हो गया। देखिए, तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड किस पर करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती Ka के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है Pka के। यानी कि जगह आपने Ka निकाल लिया तो उसका उल्टा कर दो तो Pka आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा Ka, Pk, इसके क्वेश्चन सॉल्विंग, ये सब कैसे निकलता है, इनके फॉर्मूले होते हैं। जैसे Ka का फॉर्मूला होता है H+A- अपॉन जो इसका कंपाउंड बना वो। यानी कि आपका अभी जो आपको रिएक्शन करवाई थी, जैसे कोई रिएक्शन ले ली H+A-, यानी कि आपका प्रोडक्ट अपॉन में प्रोडक्ट नंबर A, प्रोडक्ट नंबर B अपॉन में
आपका जो रीजेंट है उसको लिखा जाता है, जब इससे फाइंड होता है तो वो आपका आता है Ka, और इसका उल्टा कर दोगे तो निकल के आ जाएगा Pk। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी। जितना अच्छा कंजुगेटेड बेस होगा उतनी अच्छी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ये होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टिव स्ट्रेंथ के निकालने के फैक्टर। हो गया नोट। अब हम लोग लिखते हैं कुछ गेस्पी पॉइंट, यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैशटैग गेस्पी पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट acidic among other isomer like meta and para due to SIR इफेक्ट। ठीक है, तो उसके कहने का मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो मोस्ट एसिडिक होता है आपका कब, जब वो ऑर्थो पोजीशन पे होता है ड्यू टू SIR इफेक्ट मेटा और पैरा से। सेकंड लाइन हो गया, इतना नोट हो गया। जितना भी नहीं हुआ बच्चों पहले नोट कर लीजिए अच्छे से। हो गया। अब लिखिए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कंजुगेट बेस will increase the stability but if hydrogen bonding only occur in acid then acidic। उसे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कंजुगेट बेस में विल बी इंक्रीज हो रही तो स्टेबिलिटी, और बट इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर इन एसिडिक देन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका अच्छा खासा फैक्टर हो जाता है नॉर्मल, उससे अगर एसिडिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी तो आपका वहाँ पे एसिड इफेक्ट नहीं होगा और हाइड्रोजन निकलने में प्रॉब्लम होगी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे डोमिनेट होती है। हो गया। अब इस लाइन को हम लोग समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उतना ही ज़्यादा आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बोल्ड होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, OH NO2 और सेकेंड कंपाउंड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा NO2 माइनस आर, यानी कि माइनस आर रेजोनेंस करता है। अब आपको ये सोचोगे कि मैम आपको पता है माइनस आर, हमें नहीं पता, तो हम कैसे पता करेंगे। तो आप फटाफट जाइए रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर का फॉर्मूला पूरा लेक्चर देखिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कंपाउंड माइनस आर माइनस आई शो करता है और कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो माइनस आर और माइनस आई ओ प्लस आर दोनों शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए जहाँ ये OH और यहाँ नाइट्रोजन है तो यहाँ पे ये OH और यहाँ ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगेंगे। क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो यहाँ पे माइनस आर का इफेक्ट थोड़ा सा लो होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा डोमिनेट करेगा। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगा तो यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन है वो निकलने में प्रॉब्लम करेगा, हाइड्रोजन निकलने में प्रॉब्लम करेगा। जब हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, अगर वो हाइड्रोजन देगा नहीं तो वो एसिड किस काम का, यानी कि वो एसिड होगा ही नहीं, जब उसका हाइड्रोजन देखने में दिक्कत हो गई। और यहाँ पे माइनस आ रही है, यहाँ से हो रहा है, इसको हाइड्रोजन निकालने के लिए और कहेगा कि निकलो हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालना ज़्यादा अच्छे से आपका हो पाएगा, इसलिए आपका ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा इस वाले कंपाउंड से। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे आपकी ऐसे लगती है। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 डालिए, PHOH H2O RSO3। अब इन कंपाउंड्स को आप सभी ने देखा होगा, अगर आप इनको बनाओगे तो इनके स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं। ओके, ये R है। ठीक है, R कोई भी कंपाउंड मान लो CH3 ले लिया COOH, और यहाँ पे भी CH3 ले लिया SO3H। तो आपको पता है जो SO3H होता है इसके 3 इक्विवेलेंट RS होते हैं। अगर RS आपने बताया था मैंने,
यहाँ पे जो SO3 सल्फोनिक एसिड होता है 3 इक्विवेलेंट आरएस करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये 2 इक्विवेलेंट आरएस शो करता है। जो फिनॉल होता है ये केवल सिंपल आरएस शो करता है। और वाटर होता है ये न्यूट्रल होता है, ये कोई भी आरएस शो नहीं करता है, ठीक है। ना ही एसिडिक होता है ना ही ये बेसिक होता है। तो ये PaQRS। वाटर हमारा जो होता है ये आपका न्यूट्रल होता है, जिसकी वजह से ये सबसे लास्ट में आएगा। तो लास्ट में सबसे उसके बाद आता है कि बाकी PQR में सबसे आगे कौन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं रेजोनेंस, सबसे ज्यादा रेजोनेंस कौन सा कर रहा है, कंपाउंड S। तो सबसे आगे आएगा S, फिर कौन कर रहा है Q, देन P। तो कैसे, इसमें 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इसमें 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इसमें सिंपल रेजोनेंस, और ये आपका न्यूट्रल है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। HCl। अब इस कंपाउंड में बच्चों को बहुत ज़्यादा इनमें दिक्कत आती है कि कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। तो आपको कुछ वैल्यू लिखवाई जाती हैं जब आप एनसीईआरटी खोलो, तो वहाँ पे कुछ कंपाउंड्स की वैल्यू लिखी होती है कि उनकी कितनी ज़्यादा EN वगैरह होती है। तो जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइन, इसकी होती है 3.25 EN। NH3 इसकी होती है 3 पॉइंट समथिंग नाइट्रोजन की EN। वाटर की आपकी होती है 3.5 सबसे ज़्यादा। और उसके बाद आता है HCl। आपका मोस्ट एसिडिक होता है क्योंकि ये आपका अपना H बहुत जल्दी आसानी से डोनेट कर लेता है। और आपने जब भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि HCl सबसे ज़्यादा एसिडिक माना जाता है। तो कंपाउंड PQRS में सबसे अच्छा होगा S, फिर आपका R, क्योंकि EN यहाँ पे EN सबसे ज़्यादा किसकी, H2O की। तो यहाँ पे आता है R, फिर आता है Q, फिर P। R कौन सा था, हाँ Q, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स, अगर मैं आपको कुछ कंपाउंड्स की होती है वो EN याद करनी, EN नेगेटिविटी। ये थर्ड क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, और इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में इस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। इसको आप लोग PYQ डाल सकते हो, JPYQ है, ठीक है। लास्ट ईयर ही पूछा गया, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये मान लीजिए P है, ये R है, PRQ, ठीक है। अब इसमें हमें PQ कौन सा था, मैं सॉरी, ये Q है, PQR 3 हमारे H है। अब इसमें से हमें बताना है कि अच्छा एसिडिक कौन है, और ये स्ट्रक्चर है विटामिन C, यानी कि स्कॉर्बिक एसिड। इसमें PQR में सबसे अच्छा आपको कौन सा कम एसिडिक हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग R में देखते हैं। जब हम लोग R में देखेंगे तो यहाँ पे हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट आरएस होगा। पहला यहाँ पे जब हमारे H निकलेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस यहाँ से पहले यहाँ जाएगा और यहाँ जाके यहाँ पे निगेटिव बनेगा, फिर ये यहाँ आएगा और आके फिर वापस यहाँ पे निगेटिव बनेगा। तो यानी कि जो हमारा R वाला कंपाउंड है यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट आरएस हो रहे हैं। फिर आता है कंपाउंड नंबर Q। तो आपका जो कंपाउंड Q है ये इधर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बीजी है, तो ये इससे आरएस करेगा अपना, तो इसका एक आरएस बनेगा। फिर आता है P। तो P वाला कोई रेजोनेंस नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है इस वाले कार्बन पे, तो ये सिंपल है, इसका कोई नहीं है, एकदम सिंपल है। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, P। फिर 2 इक्विवेलेंट कौन कर रहा है, R। फिर उसके बाद आएगा Q। तो स्कॉर्बिक एसिड ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हो गया। अब इसमें हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं, देन बेसिक वाला करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ आपको जब देखनी है तो सबसे पहले आपको देखना है SIR, ठीक है। सबसे पहले SIR देखना है, फिर आपको देखनी है कि कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कंजुगेट बेस। थर्ड आता है एरोमेटिसिटी, ड्यू टू C conjugated base and atom. Resonance of conjugate base
हाइपर कंजुगेशन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिड। एंड द लास्ट आपका जो आता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपको सबसे लास्ट में देखना, जब आपको इनमें से कोई भी चीज़ नहीं दिख रही हो। ठीक है, तो सबसे पहले SIR, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी ड्यू टू कोऑर्डिनेट कंजुगेटेड बेस एंड एटम, रेजोनेंस ऑफ कंजुगेट बेस, हाइपर कंजुगेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड, और लास्ट में आपको देखना है इंडक्टिव इफेक्ट इसमें शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो गया। अब आता है एसिडिक वो बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक एसिडिक और बेसिक एसिडिक जैसा होता है उसी के जैसे आपका होता है बेसिक। जैसे एसिडिक में आपका कंजुगेट बेस ज़्यादा अच्छा स्टेबल होता है, उसी तरीके बेसिक स्ट्रेंथ में एसिडिक आपका जो होता है कंजुगेट एसिड वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को जो इलेक्ट्रॉन होता है डोनेटिंग टेंडेंसी होती है वही आपका बेसिक स्ट्रेंथ होता है। जैसे B- प्लस S+ कोई कंपाउंड लिया और ये जाके Hb बन गया, तो ये जो Hb बना ये होता है कंजुगेट आपका एसिड। जो कंजुगेट एसिड जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा बेसिडिक होगा। बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, जैसे वहाँ पे K होता है उसी तरीके यहाँ Kb होता है, 1/K pKb। और स्टेबिलिटी, अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है, +R + H + I। जब आप देखोगे एसिडिक की स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी तो उसकी स्टेबिलिटी -R -S और -I। उसी तरीके इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं +R +S और +I से। हो गया। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है तो जितने भी बच्चों ने मेरे लास्ट टाइम आईआईटी की PYQ सॉल्व किए होंगे मेरे साथ, उन्होंने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आपको बेसिक स्ट्रेंथ पे पूछे गए मल्टीपल टाइम। और जितने बच्चों ने आईआईटी की PYQ नहीं देखे तो वो फटाफट जाइए और आईआईटी की PYQ देखना शुरू करिए। उसमें मैंने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो वहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया बनेगा कि आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसमें ये जो इसके लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, और जो इसके लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड है। अब आप पूछोगे मैम लोकलाइज्ड क्या होता है, डीलोकलाइज्ड क्या होता है। तो जो भी कंपाउंड में अगर उसमें एरोमेटिसिटी को फिल करने के लिए जो भी आपके लोन पेयर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं तो वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन ऑलरेडी इसका कंपाउंड एरोमेटिक है, जब ये एरोमेटिक है तो इसके जो लोन पेयर इसके ऊपर आराम से बैठेगी, इस पर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही, वो केवल एक जगह बैठे, इनसे कोई लेना देना नहीं। तो जो कोई काम नहीं करते वो लोकलाइज्ड है, जो लोन पेयर काम कर रहे हैं अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो डीलोकलाइज्ड है। जैसे आप ही हो, अगर आप घर पे हो, ठीक है आप हो, अगर आप कोई काम नहीं करो तो सारा दिन घर पे पड़े रहोगे और एक ही जगह लोकलाइज्ड हो गए। लेकिन वही अगर आप घर पे आपकी मम्मी ने कहा कि जाओ बाहर जाओ शॉपिंग करके आओ या फिर कोई सामान लेके आओ, ये करो वो करो, तो आप एक जगह लोकलाइज नहीं हो पाओगे, तो आप क्या हो गए डीलोकलाइज, यानी कि आपको काम करना पड़ रहा है। और अगर आप काम नहीं कर रहे हो एक जगह ही बस आराम से बैठे हो, आपको पता है कि मेरा सारा काम बन रहा है, तो आप लोकलाइज्ड हो गए। ठीक है, तो सबसे अच्छा कौन सा होगा, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगेगा कि आराम से घर पे बैठेंगे कोई काम नहीं रहेगा, कि घर के काम करने में लड़कियां ज्यादा रिलेट करेंगी, उनको घर के काम नहीं पसंद है। तो आपका लोकलाइज्ड होता है जो इसके नाइट्रोजन पे जो इसके लोन पे है, ये जब कोई काम नहीं करेंगे एक ही जगह बैठे होंगे तो ये ज्यादा अच्छा बेसिक बनेगा। ठीक है, ज्यादा अच्छा बेस बनेगा। और यहाँ पे जब ये इन दोनों पार्टिसिपेट करेगा तो इतना अच्छा बेसिक नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं अपनी बेसिसिटी थोड़ी लो कर लेगा। तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, जो लोकलाइज्ड है। हो गया। अब आप जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक, अब ये P है कंपाउंड, ये Q है और ये R। अब सबसे अच्छा कौन सा है,
तो आपको स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। स्टेबिलिटी में आप देखोगे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ CH3 लगा, यहाँ CH3 है, रेजोनेंस नहीं दिख नहीं रहा। फिर हाइपर कंजुगेशन को देखोगे तो हाँ ये +H शो कर रहा है, ये भी आप यहाँ पे +H नहीं, जब आपको मेटा ये पोजीशन आती है तो यहाँ पे +I डोमिनेट करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है +H +I+M, तो सबसे अच्छा कौन सा होगा। और यहाँ पे ये कंपाउंड यहाँ लगा, दो बल्कि कंपाउंड एक ही पास लगे तो यहाँ पे सॉल्वेशन होगा, सॉल्वेशन इफेक्ट होगा। अब आप पूछोगे मैम सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है, तो इसके बाद आपको सॉल्वेशन इफेक्ट ही बता रहे हैं, ठीक है। सॉल्वेशन इफेक्ट यहाँ से होगा जिसकी वजह से R सबसे बेकार होगा, क्योंकि एक दूसरे के पास में है, एक दूसरे को काफी ज्यादा रिपल करेगा, अच्छा खासा वो बेसिक नहीं बन पाएगा। +S और +I में सबसे ज्यादा अच्छा होता है +H। सबसे पहले +R को शो करते हैं, फिर +H, फिर आता है +I। +I सबसे लास्ट में देखते हैं, अभी मैंने जब आपको बताया था, ठीक है। तो P, फिर आता है Q। तो कंपाउंड सॉरी, P अच्छा होता है, फिर Q होता है, फिर R होता है। अब हेडिंग डालिए सॉल्वेशन इफेक्ट। कंपाउंड आपका NH2, जब ये H+ से रिएक्शन करता है, ठीक है, जब ये H+ से रिएक्शन करता है, जब बेसिक होगा, बेसिक क्या होगा, वो H+ को लेगा, तो जब ये H+ को अपनी ओर लेता है तो ये कंपाउंड ऐसे बनता है। तो ये एक दूसरे को रिपल काफी ज्यादा करता है, यही होता है सॉल्वेशन इफेक्ट। जब लीस्ट सॉल्वेशन, तो लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक। जब आपका COOH होता है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और NH2 होता है, NH2 ये बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है, सॉल्वेशन करता है, ठीक है। अगर यहाँ COOH होता है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ाता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखिए आप लोग। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लीस्ट बेसिक among are the isomer meta मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट। देखो आर्थो सब्स्टिट्यूशन एनिलीन होता है, जहाँ आर्थो पे सब्स्टिट्यूट होता है एनिलीन में, आर द लीस्ट बेसिक अमंग होता है आइसोमर मेटा और वो मेसोमेरिक और आर की वजह से जो होता है मेसोमेरिक मेटा, और यहाँ ऑर्थो, ऑर्थो ना यहाँ पैरा होगा, सॉरी यहाँ पे मेटा और पैरा होगा, तो आपका ऑर्थो वाला सब्स्टिट्यूशन वो लीस्ट बेसिक होता है आपके सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से। और सेकंड वन, एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट डोनर साइड इंक्रीज बाय +R +H +I, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनर साइड में आपका +R +H और +I इंक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है। तो यहाँ तक आपको एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कंप्लीट होता है। अब बेसिक स्ट्रेंथ का एक लास्ट बचता है बेसिक स्ट्रेंथ इन वाटर, जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। इसको इम्पोर्टेंट डालिए क्योंकि ये JEE IIT नेक्स्ट फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, फेवरेट टॉपिक है। तो इसमें कंपाउंड आते हैं, पहला 1 डिग्री NH2, सेकेंड डिग्री NH2, थर्ड डिग्री NH2। ठीक, अब इसमें आता है दो, एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है, फिर एक आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से। जब आप गैस फेज लेते हो, ठीक है, जब
फेज आपका गैस होता है। जब वहाँ पे आपको बताएगा जो CH3 जो आपका फेज है वो गैस होता है। जब गैस होता है तो ये 3-2-1 शो करता है। क्या करता है? 3-2-1। जब ये आपका होता है एक्वा फेज, आपसे पूछा जाएगा कि NH3 होता है 1-2-3 डिग्री गैस फेज के, NH2 है, एनिलीन है या फिर अमाइन है, उसके लिए आपको वाटर पे क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जब एक्वा होता है उसका होता है ये, और जब गैस फेज होता है तो उसका होता है 3-2-1। एक्वा में सबसे ज्यादा किसका होता है? 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर आता है 3 डिग्री। उसी तरीके जब आपको इसकी सिंपल एक ट्रिक याद करनी है, ठीक है क्या? जब आपका मेथिल होगा, यानी कि जब आपका आर मेथिल होगा तो आपको कौन सा करना है? 213। मेथिल यानी कि छोटा, यानी कि 213। जब आपका आर एथिल होगा तो आपको करना है 231। बड़ा, तो बड़ा वाला नंबर करना है, यानी कि सबसे पहले 2nd डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा, फिर 1 डिग्री। और जब आपका आर मेथिल होगा यानी कि छोटा आएगा तो सबसे पहले आएगा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो यहाँ तक आपका बेसिक स्ट्रेंथ एंड वाटर कंप्लीट होता है और आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होती है। इसके अलावा फिर आपका आएगा आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म के बाद फिर हम लोग एंटर करेंगे हमारे मैकेनिज्म वाले पार्ट में। फिर वहाँ से आपके स्टार्ट होंगे सारे मैकेनिज्म वाले चैप्टर्स। तो अब आप बताइए कि आपको इसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करूं या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाऊं। इसके अलावा आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए या किसी और भी टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट करें। जैसे लाइक आपको हॉस्टल व्यू पे चाहिए कोई वीडियो, तो समथिंग मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगी। तो अभी तक इतना ही हमारे चैनल पे बने रहें, और इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए, फिर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना